नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास पेशकश में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीट पर बड़ी जीत हासिल हुई। इस पर भाजपा अपनी पीठ थपथपाती नजर आ रही है, तो वहीं यह परिणाम कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब बारी है चुनावी समीक्षा की। जीत का जश्न के साथ साथ हार का पोस्टमार्टम शुरू हो गया है। देखिए खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में भाजपा छत्तीसगढ़ के 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी, तो वहीं कांग्रेस खुद को 11 में से 5-6 सीटों पर मजबूत मान रही थी। लेकिन परिणाम कांग्रेस की उम्मीद से उलट नजर आए और मात्र एक सीट पर ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ा। भाजपा 10 सीटों का जश्न मना रही है और कोरबा में मिली हार की समीक्षा करती नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रखी गई, जिसमें मुख्यमंत्री सहायक प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी नवनिर्वाचित सांसद और संगठन के लोग शामिल हुए। बैठक में भी सभी लोकसभा सीटों में जीत को लेकर चर्चा और कोरबा लोकसभा सीट में मिली हार को लेकर भी मंथन किया गया। और छत्तीसगढ़ में भी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक विजय मिली है। 11 में से 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारा जो यहाँ का चुनाव प्रबंध समिति था, जिसके प्रदेश के संयोजक श्री शिवरतन शर्मा जी थे और 38 तरह की कमेटी बनी थी और भारी धूप के बाद भी, नौतपा धूप के बाद भी हमारे प्रबंध समिति के सभी लोग बहुत मेहनत किए, पसीना बहाए, परिश्रम किए और ऐतिहासिक विजय दिलाए। आज उनको धन्यवाद देने का ये बैठक था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है ये कि हम अपने जीत की भी समीक्षा करते हैं और जिन जगहों पर हमारी कमी कमजोरी हुई है निश्चित रूप से उस पर भी होगा। अभी आज ही हमारे सभी नवनिर्वाचित सांसद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, दोनों मुख्यमंत्री जी और मुझ सहित अभी बैठकों में दिल्ली जाना हो रहा है। उसके आने के बाद निश्चित रूप से एक योजना कार्यक्रम तय करके सभी के साथ बैठकर एक और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के दूसरे दिन ही सांसदों को बधाई और चुनावी मंथन करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब तक हार पचा नहीं पाई है। कांग्रेस ने अपने बड़े चेहरों को लोकसभा चुनाव में उतारा ताकि अधिक से अधिक सीट जीत सके, लेकिन कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे को भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू का कहना है कि बड़े चेहरे को लड़ाने की सहमति थी, लेकिन अपने क्षेत्र से बाहर जाकर लड़े इसकी सहमति नहीं थी। दुर्ग लोकसभा से मंत्रिमंडल में 4 से 5 लोगों को जगह मिली थी, वहां भी बुरी तरीके से हारना ये चिंता का विषय है। ये एक समीक्षा का विषय है और बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसकी समीक्षा करे, इस बात की अपेक्षा हम लोग करते हैं ताकि देखें हम लोग कि आखिर फिर इतनी भारी हार क्यों हुई, हार का सामना क्यों करना पड़ा, जब सारे नेताओं ने मिलकर इस चुनाव के लिए प्रत्याशी चयन किए, सारे बड़े चेहरे इस चुनाव में उतरे, लेकिन उसके बावजूद भी हार क्यों हो गई। आज भी हमारे लगभग 34-35 विधायक हैं और उसके बावजूद भी सभी विधायकों के क्षेत्रों में भी बहुत सारे यहाँ पर हारना जो है निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और भविष्य में बहुत जल्दी समीक्षा हो और इन सारे विषयों पर चर्चा कर सकें ताकि आने वाले भविष्य में भी हम लोग अपनी कमजोरियों को पहचानते हुए उसको फिर कहीं उसकी पुनरावृत्ति न हो, इस बात को। बहरहाल बीजेपी ने 11 में से 8 लोकसभा क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका दिया, जिनमें सभी 8 प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई, तो वहीं कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा में मैदान में उतारा और सभी को हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्या वह कारण थे जिसके चलते कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को जनता ने नकार दिया? यह कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। वही भाजपा भी 10 सीटों पर जीत का जश्न के साथ एक सीट पर हार का मंथन करती नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंथन में क्या निकल कर आता है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए दिलीप साहू की रिपोर्ट।
इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता परेश बागबहारा, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा और वही वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी से करना चाहूंगी। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से पूरे ये नतीजे आए हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीट थी, 11 में से 10 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है, तो क्या लगता है, और जिस तरीके से एनडीए की पूरी कुल मिलाकर सीट है, सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सामने विपक्ष भी उनके पास बहुत मजबूत है। देखिए क्या है कि अभी वरिष्ठ कांग्रेस नेता धनेंद्र साहू की बाइट जो है आप लोगों ने दिखाया जी, और धनेंद्र साहू जी बहुत सीनियर नेता हैं, पूर्व में जो है मंत्री भी रह चुके हैं प्रदेश सरकार के और व्यापक अनुभव है, कृषि के मामलों के विशेषज्ञ भी हैं। उन्होंने एक बात ये कही कि आखिर क्या कारण था कि जो है नेताओं को दूसरी जगह पर जाकर लड़ना पड़ा, और आप गौर करें तो इसमें न सिर्फ 4 मंत्री लड़े इसमें, तो उसमें 3 मंत्री जो पूर्व मंत्री हैं, भूपेश बघेल जी वो तो मुख्यमंत्री थे, ताम्रध्वज साहू जी, शिव डहरिया जी, ये 3 मंत्री जो रहे पूर्व में छत्तीसगढ़ की सरकार में मंत्री थे, वो बाहर जाकर लड़े। जैसे भूपेश बघेल जी दुर्ग के नेता हैं, राजनांदगांव में जाकर लड़े। शिव डहरिया आरंग उनका क्षेत्र है, वो जांजगीर जाकर लड़े। ताम्रध्वज साहू जी दुर्ग उनका क्षेत्र है, वो महासमुंद जाकर लड़े। देखिए ये चूक कांग्रेस में ही नहीं हुई है, ये थोड़ी सी चूक भारतीय जनता पार्टी में भी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेत्री सौरभ पांडे जी जो दुर्ग से हैं, उनको कोरबा से उतार दिया गया। तो आप ये देखिए कि जो कांग्रेस के जो 3 नेता जो बाहर जाके लड़े, वरिष्ठ लोग, दिग्गज लोग, कद्दावर लोग, वो तीनों के तीनों बाहर जाकर हारे। उसी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी एक जगह जो लॉस हुई, तो कहां लॉस हुई, वो कोरबा में लॉस हुई, और वो कोरबा जो है सौरभ पांडे जी जो दुर्ग से जाकर लड़ी, वहां पे लॉस हुई। कहने का आशय यह है कि बाहर के लोगों को वास्तव में जनता बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगर कहीं कोई यहां पे बड़े चेहरों का उदाहरण दे, कोई मोदी जी का उदाहरण दे, इंदिरा गांधी जी का उदाहरण दे, राहुल गांधी जी का उदाहरण दे, सोनिया गांधी जी का उदाहरण दे कि वो बाहर से जाकर लड़ते हैं, जीतते हैं, वो राष्ट्रीय चेहरे हैं, उनकी सर्व मान्यता है पूरे राष्ट्र में, वहां बात अलग है। लेकिन यहां पे बात प्रदेश की है। और एक चीज और गौर करने लायक है, मेरा तो यह प्रश्न कांग्रेस से है कि क्या आपने इतने बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्र में आप क्या नेता पैदा नहीं कर पाए कि पूर्व मुख्यमंत्री जी को राजनांदगांव से जाकर लड़ना पड़ रहा है, जहां पे कभी मोतीलाल वोरा जी, उदय मुटियार जी जैसे नेता जीतते थे। बिलासपुर कांग्रेस का गढ़ रहा था, वहां से देवेंद्र यादव। जी बिल्कुल, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, सवाल ये है, अच्छी लीडरशिप कांग्रेस की होती थी। मैं एक लाइन एक लाइन में अपनी बात पूरी कर रहा हूं मैडम जी, बिल्कुल, एक लाइन में बिल्कुल। शिव डहरिया जी, नैला जांजगीर क्षेत्र भी जो होता था, जांजगीर चांपा, वहां से शिव डहरिया जी को लड़ना पड़ा। प्रश्न यही है, मैं आखिरी लाइन कह रहा हूं कि आखिर वहां पे जाके कांग्रेस की लीडरशिप क्या पैदा नहीं हो पाई कि यहां से वहां ले जाकर लड़ाना पड़ा। जी सुरेंद्र जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने प्रत्याशी चयन को लेकर अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उसमें कमी रह गई है, क्योंकि 11 में से 1 सीट आपके खाते में आई है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री रहे थे, उन्होंने कई योजनाएं जो थी वो ली थी जनता के लिए, और योजनाओं की कई जगह जो है तारीफ भी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही कांग्रेस की सीट नहीं जीत पाए तो ये बहुत बड़ी बात है। चैताली जी, देखिए, प्रत्याशी के चयन के संदर्भ में मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने पूरे 11 के 11 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तुलना में बेहतर प्रत्याशी उतारे थे। सामाजिक न्याय के फार्मूले पर चलते हुए देखिए, भूपेश बघेल जी तो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, अनेकों जनहित कल्याण योजनाएं चली, 90 विधानसभाओं में उन्होंने बैठक की, वहां पर भेंट मुलाकात का कार्यक्रम किया। तो वो पूरे प्रदेश के नेता हैं, और दुर्ग से लगा हुआ क्षेत्र है नांदगांव, उस प्रकार से शिव डहरिया जी जांजगीर चांपा से लड़े, अनुसूचित जाति बाहुल्य का क्षेत्र है, और वो बिलाईगढ़ जो कि जांजगीर चांपा के भीतर आता है, वहां के विधायक भी रहे। तो ऐसा नहीं है कि देवेंद्र यादव के संदर्भ में वो एनएसयूआई के छात्र नेता के रूप में प्रदेश अध्यक्ष रहे एनएसयूआई के,
तो ये सारी चीजें जो है जातिगत समीकरण सामाजिक न्याय के फार्मूले के तहत जो है ताम्रध्वज साहू जी को महासमुंद से दिया गया था। देखिए अनेक कारण हो सकते हैं और समीक्षा कर रही है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस संगठन जो है। अभी तो परसों रिजल्ट आए हैं, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं चेताली जी। जिस तरह से प्रशासनिक आतंकवाद और जिस प्रकार से दबाव पूर्वक जो ये पूरे चुनाव का संचालन पिछले 4 साल से ईडी के आईटी के अधिकारी यहां पर बैठे थे, अब मैं समझता हूं कि वो अधिकारी कर्मचारी राहत की सांस लेंगे, अब अपने घर परिवारों को बीच में जा सकेंगे, क्योंकि जो एकाधिकार था, जो दमन पूर्वक सरकार चलाई जा रही थी, वो अधिनायकवाद खत्म हो गया है। जो तथ्य सामने आ रहे हैं वो लोकतंत्र के लिए घातक है। कांकेर के प्रत्याशी जिनको 1884 वोट से हारा हुआ बताया गया कांग्रेस के, बालोद विधानसभा में तो एक बूथ की काउंटिंग ही नहीं हुई। ऐसा कैसे संभव है? ये इनका लोकतंत्र है। उसी तरह से रिकाउंटिंग का आवेदन खारिज कर दिया गया, सुनवाई ही नहीं हुई। तो ऐसे ऐसे तथ्य भी आ रहे हैं। निश्चित तौर पर अभी प्रारंभिक दौर है, जो तथ्य आ रहे हैं संगठन के माध्यम से जो जानकारियां आ रही है उसके आधार पर समीक्षा भी होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है, जो लोकतंत्र विरोधी चेहरा है, चलते चुनाव में कांग्रेस के बैंक खाते सीज किए, संसाधन विहीन किया गया, और जो 6 महीने पहले चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के विधायकों के क्षेत्र में हार मिली है। जहां सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत मिली थी, सीतापुर में आज 10,365 की लीड कांग्रेस को मिली है। सामरी में जीते हैं, प्रतापपुर में जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों मुख्यमंत्री, उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है देख लीजिए। और राजनांदगांव में तो देखिए पिछले चुनाव में 42% वोट मिला था कांग्रेस को, इस बार 46 मिला है, और कांग्रेस भाजपा को 50% मिले थे, वो 46 पे आ गया है। 0.1% का फर्क है चेताली जी। तो यह कहना कि कांग्रेस को वोट नहीं मिला है, यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संसाधन के अभाव में भी बेहतर काम किया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के डर और लालच की राजनीति थी, चिंतामणि जी उदाहरण है, जिसके ऊपर ईडी का आरोप लगाए, जिसको भ्रष्टाचारी बताया, अपने पार्टी में शामिल करा के उनको प्रत्याशी बनाया सरगुजा में। तो प्रत्याशियों का टोटा तो भारतीय जनता पार्टी में था। कांग्रेस बेहतर ढंग से सीमित संसाधनों में ऐसा इस प्रकार से जो दमनात्मक कार्रवाइयां की गई, अधिकारियों को डराया गया। यहां बिलासपुर में 611 ईवीएम मशीनों की शिकायत हुई थी, सुनवाई में क्या हुआ बताए? चलिए जहां नंबर बदले गए हमारे साथ ही मौजूद है, उन्हीं से जान लेते हैं। परेश जी, आपका सुरेंद्र जी की बातों पर क्या कहना है? जी देखिए, सबसे पहले मैं पूरे प्रदेशवासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि तीसरे बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और 1962 के बाद पहले बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रधानमंत्री तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री यहां पर बन रहे हैं। और जो सीटें आई हैं, अगर आप उसका भी देखेंगे तो जो पूरा इंडी गठबंधन था, उसको जो सीटें आई हैं वो 234 सीटें आई हैं, जबकि अकेले भारतीय जनता पार्टी को 240 सीट आई है। इस प्रकार वो पूरे इंडी गठबंधन से भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास सीटें आई हैं। और जो एनडीए का पूरा गठबंधन है, जो चुनाव से पहले हो चुका है, 293 सीटें आई हैं। इस प्रकार से जो स्थिति आई है, जो बातें चल रही हैं यहाँ पर, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे चुनाव में कम से कम ये हुआ कि रिजल्ट आने के बाद जो पार्टी पहले ये आरोप लगा रही थी कि निर्वाचन आयोग के ऊपर हमको संदेह है, हमको जो है ईवीएम के ऊपर संदेह है, वो कम से कम उनके सुर थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि उनको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, हम वास्तव में हमारी जो वर्किंग है वही कमजोर है। कोई बहुत बड़ी जीत किसी पार्टी की नहीं हुई है। अगर इंडिविजुअली आप देखोगे तो वो बहुत कम जगह पर जीते हैं, और जो आरोप लगाने का जो एक सिलसिला है वो लगातार चलता है। अभी आदरणीय धनेन्द्र साहू जी ने भी, आपने देखा, इनमें अंतर कलह शुरू हो गई है। जो विधानसभा चुनाव के बाद से सुखपुकाहट तो चालू था ही। जब इन्होंने टिकट के बारे में तय किया कि कौन कौन चुनाव लड़ेगा, क्षेत्र तय नहीं किया, उन्होंने ठीक बोला, ये उन लोगों की टिकटें तय किया जिन लोगों ने मंत्री रहते हुए मोटे पैसे कमाए, मुख्यमंत्री रहते हुए मोटे पैसे कमाए, ताकि वो अपने पैसे से जो इस जनता को लूटे हैं उसको खर्च करके यहां पर चुनाव लड़ सकें। तो ये स्थिति थी। इसी कारण धनेन्द्र साहू जी ने बहुत स्पष्ट बोला कि हमने कैंडिडेट का नाम तय किया था, हमने क्षेत्र का नाम तय नहीं किया था।
और इस प्रकार से दुर्ग से निकल करके बाहर जाकर के चुनाव लड़ना, उसके कारण भी ये हार हुई। उसकी समीक्षा वो करेंगे, ऐसा वो कहते हैं। पार्टी हमारी भी समीक्षा कर रही है कि कहां कहां हमारा जो रिजल्ट है विधानसभा से कहां बेहतर रहा, कहां कमजोर रहा, कैसे हम कोरबा सीट हारे, उसके ऊपर भी बातचीत होगी। आज प्रबंधन समिति की बैठक हुई, उसमें धन्यवाद दिया गया कि सब लोगों ने इस 48 डिग्री के टेम्परेचर में भी खूब काम किया, सारे कार्यकर्ताओं ने अच्छा काम किया। और यहाँ के निर्वाचन जो छत्तीसगढ़ के जो निर्वाचन आयोग है उसने भी बहुत अच्छा काम किया, अच्छे से सारे अधिकारी कर्मचारियों ने पूरे चुनाव को ठीक से मैनेज किया, उनको मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इस प्रकार से जो स्थिति बनी है अभी छत्तीसगढ़ में, वो बिल्कुल दिख रही है कि यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अब कांग्रेस जो है यहाँ पूरी तरह रसातल में चली गई है और आप देखेंगे धीरे धीरे इनमें इनकी अंतर कला और बढ़ने वाली है। और धनेन्द्र साहू जी को इस बात का भी दर्द है, जब आदरणीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने थे तो उनको मंत्री नहीं बनाया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। जी चलिए सुरेंद्र जी, जिस तरीके से अभी और जो जिस तरीके से यहाँ पर जो भी जी परेश जी, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। सुरेंद्र जी, जो तरीके से परेश जी ने कहा कि आपकी पार्टी में अंतर कलह देखने को मिल रहा है और अभी आपने कहा था कि जहां सीटों पर हम हारे हैं उसमें समीक्षा करेंगे, लेकिन देखा जाए तो 2019 के बाद तो आपकी पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए थी। 2024 में तो कम से कम कुछ तो सीटें आपको लानी चाहिए थी। देखिए चेताली जी, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जहां आंतरिक लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को आजादी है। और जो अधिनायकवाद मोदी शाह का था उसके खिलाफ देश की जनता ने वोट दिया है। ये अभी कह रहे हैं कि हमारी सीटें इतनी आई है, ये थोड़ा इतिहास पढ़ा करे। 234 सीट विपक्ष की इनके कब आई है, जब विपक्ष में इतने साल रहे, ये बता दें। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए देश के प्रधानमंत्री महंगाई, बेरोजगारी और अडानी परस्त नीति पर नहीं बोले, वो टेम्पो पे कार्रवाई करेंगे क्या जिसमें नोट भर के आने का ये आरोप लगाए थे। पूरा चुनाव अभियान देश के प्रधानमंत्री इतने निचले स्तर पर ले आए, मटन, मछली, मंगलसूत्र से लेके मुजरा तक। तो भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति हो गई है कि ये चंद्रबाबू नायडू और जो बिहार के जो नेता हैं उनके पीछे अब ये 5 साल घूमने के लिए। और जिस प्रकार से देखिए ये भारतीय जनता पार्टी में है सिर्फ फुटबॉल, जिस प्रकार से साइडलाइन किया छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को, जिस प्रकार से शिवराज सिंह जी को जिनकी मेहनत से ये सरकार बनाए बेइज्जत किया, जिस प्रकार से गडकरी को बेइज्जत किए पूरे 10 साल मोदी राज में, जो राजनाथ की स्थिति थी, आज भारतीय जनता पार्टी में ये सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में मोदी शाह के इशारे पर इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी कहते थे आरएसएस की अब हमको जरूरत नहीं है। आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं गठबंधन के साथियों के साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र की ताकत देश की जनता ने दिखाया है। जो मोदी शाह का अहंकार था उसको तोड़ने का काम देश की जनता ने किया है। और छत्तीसगढ़ में मैंने कहा ना, अब ये बड़ी बड़ी बात करते रहे थे निर्वाचन की पारदर्शिता की। बिलासपुर में जो शिकायत हुआ, जो राजनांदगांव में शिकायत हुआ ईवीएम को लेकर नंबरों के साथ, क्या कार्रवाई की गई? जो कांकेर में बालोद विधानसभा के अंतर्गत एक बूथ की गिनती नहीं हुई और विजयी घोषित कर दिया गया, तो यह प्रशासनिक आतंकवाद का दूसरा नमूना नहीं मिलेगा। तो यह जो चरम पर था मोदी शाह का अहंकार, उसके खिलाफ जनता ने जवाब दिया है। और कांग्रेस का सिपाही एक एक कार्यकर्ता मजबूती से लड़ा है, तब ये परिणाम आए हैं। नहीं तो ये तो जो है निर्वाचन की पारदर्शिता बता दे, सैकड़ों की संख्या में शिकायतें हुई तथ्यों के साथ, एक में भी कार्रवाई हुई हो तो बताएं। तो ये इनका प्रशासनिक आतंकवाद था जिसको खत्म करने का काम जो है कांग्रेस का कार्यकर्ता किया है। कांग्रेस हारी जरूर है, निराश नहीं है। कांग्रेस का कार्यकर्ता फिर से संघर्ष करेगा। और ये जो बेचने का काम हो रहा है मोदी राज में, नंदराज पर्वत बेचे, हसदेव के जंगल काटे जा रहे हैं, जो एनएमडीसी का नगर प्लांट सेल लगा के रखे हैं, आज उसको जवाब देना पड़ेगा इनको। 10 साल से यहां दली चाटुकारिता में जो भाजपा के सांसद मौन थे, आज जो है ब्रिजमोहन जी ने तो रायपुर के सांसद है, मोदी जी से 4 गुना लंबी लाइन खींची है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल जी हैं, उनका जो अंतर है हार जीत का, उनकी जो लीड है वो मोदी जी से 3 गुना ज्यादा है। और भी सांसद है, रायगढ़ के सांसद ने पार किया है वो, तो वो उनको मंत्री बनाए। छत्तीसगढ़ का जो सामाजिक न्याय ये कहता है ओबीसी आधे से ज्यादा आबादी है, ओबीसी को मंत्री बनाए केंद्रीय मंत्री।
चलिए आदिवासी को बनाए केंद्रीय मंत्री। बृजमोहन जी की लीड जो है, सुरेंद्र जी आपके यहाँ फिर से आऊंगे। अनिरुद्ध जी का रुख करना चाहूंगी मैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से अभी इनकी बातें भी आपने सुनी होंगी बीजेपी कांग्रेस दोनों की, और जिस तरीके से सुरेंद्र जी इतने आरोप जो है वो बीजेपी पे लगा रहे हैं, इसको देखकर मुझे एक कहावत याद आ रही है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इनकी सीट तो एक आई है, और अगर देखा जाए तो यही नीतीश कुमार और यही चंद्रबाबू नायडू अगर इनकी पार्टी में होते। सुरेंद्र जी मैं आप पर आऊंगी, मेरा सवाल अनिरुद्ध जी से है। का चश्मा आप उतार दीजिए या गोदी मीडिया का टैग लगा लीजिए। गोदी मीडिया नहीं है, आरोप बिना तथ्यों के। आपकी सीटें कितनी आई है आप ही बता दीजिए। 11 सीटें, 11 में से एक आई है। चलिए सुरेंद्र जी आपके पास आऊंगी मैं। सुरेंद्र जी, अगर यही नीतीश कुमार और यही चंद्रबाबू नायडू अगर आपकी पार्टी में आते तो आप इनका स्वागत करते। सुरेंद्र जी, अगर यही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आपकी पार्टी में आते तो आप इनका स्वागत करते। चलिए अनिरुद्ध जी, आपसे मेरा जवाब है। अनिरुद्ध जी, सुरेंद्र जी आपके पास आएंगे, अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, आपकी बातें हम सुनेंगे, अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी आपकी बातें सुनेंगे, अनिरुद्ध जी को बोलने दीजिए। अनिरुद्ध जी, मेरा ये कहना है, देखिए आप जी चैताली जी, आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहा, मैं उसके दूसरी तरफ जाता हूं। मैं जी बिल्कुल दूसरी तरह की है। इस जो भी चुनाव का रिजल्ट आया तो एक राष्ट्रीय चैनल ने इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे जो सवाल किया पवन खेड़ा जी से उन्होंने कहा कि अब तो आपको मोतीचूर के लड्डू खाना चाहिए। तो पवन खेड़ा जी ने कहा कि मोतीचूर का लड्डू नहीं कहिए, मोदीचूर लड्डू कहिए, मोदीचूर लड्डू। आज जो है प्रबंध समिति की बैठक थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने कांग्रेस के सुरमाओं का चूरमा बना दिया। अलग अलग तरीके की आ रही, क्योंकि आपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने की बात की तो मैंने भी कुछ ऐसे उदाहरण पेश किए। जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या है कि हार की जो बात है, एक लोकसभा में 8 से 9 विधानसभा सीटें होती है, तो उसमें कहीं कांग्रेस की कुछ जगह पे कम अंतर से हार है, और हार को मैं जो है मतलब सम्मानजनक हार शब्द भी बोल सकता हूं। जी बिल्कुल सही कहा। भूपेश बघेल जी 44,411 वोट से हारे, ये कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। मैं बगल की बात करूंगा, कवासी लखमा जी की 55,245 वोट से हारे, कोई बड़ी बात नहीं। और कांकेर जी, पता नहीं कांग्रेस यहां पे लीडरशिप क्यों पैदा नहीं कर पाई। विकास उपाध्याय जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे, वो बृजमोहन अग्रवाल से 5,75,285 मत से हारे। मतलब यहाँ पे कांग्रेस का हार का रिकॉर्ड बन रहा है। जो विकास उपाध्याय जी अपने आप को राष्ट्रीय सचिव कहते हैं, तो उनकी हार पे इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। और अभी हाल में विधानसभा चुनाव भी बहुत भारी मतों से हारे थे राजेश मुणत जी से, और यहाँ जो हार है तो बहुत बड़े अंतर से हार हुई। तो निश्चित रूप से अब उनके राजनीतिक कैरियर में तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लग गया है। जी, एक आखिरी सवाल मैं परेश जी आपसे करना चाहूंगी। जिस तरीके से 400 पार का आप नारा दे रहे थे, मुझे छोटे से में आंसर दीजिएगा। और कांग्रेस ने भी इस बार आपको कड़ी टक्कर तो दी है, क्योंकि विपक्ष इस बार आपका बहुत मजबूत है। और तो कहीं ना कहीं आपने जो नारा दिया था वो कहाँ जो है कमी कहाँ रह गई आपकी पार्टी में? देखिए ऐसा है कि इन्होंने 295 सीट का नारा दिया था, वो कहां पर कमी रह गई वो भी सोचने का विषय है। अभी रायपुर सीट में ये 5,75,000 वोट से हारे, दुर्ग सीट में ये 4,38,000 वोट से हारे, रायगढ़ सीट में 2,40,000 वोट से हारे, बिलासपुर में 1,64,000 सीट से बात हारे, आपकी पार्टी की समीक्षा की कर रही हूं मैं कि कहां हारी है, उसमें लेके आप क्या कहेंगे? तो इस तरीके से नहीं, वही मैं कह रहा हूं आपको कि जो यहां पर आदरणीय पत्रकार जी जो कम वोटों का अंतर था उसके बारे में बता रहे थे, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस बुरी कदर यहां पर हार हुई है, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कितने घमंड में है। चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, और अभी फिर से उसी घमंड को चकनाचूर किया गया। जी जी, चलिए समय की कमी के चलते इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं। परेश जी, सुरेंद्र जी, अनिरुद्ध जी, आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो देखा आपने जिस तरीके से दोनों ही पार्टी नतीजे आने के बाद एक दूसरे पर हमलावर हो रही है। कहीं कांग्रेस पार्टी अब ईवीएम को लेकर भी मुद्दा उठा रही है और कहीं देखा जाए तो बीजेपी ने जिस तरीके का नारा दिया था उस नारे के तहत बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर तो नजर आई है। हालांकि सरकार जो है एनडीए गठबंधन ही बनाने जा रहा है। अब इससे जुड़े अपडेट हम आपको देते रहेंगे। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।